आओ भैया। चीन के विदेश मंत्री इंडिया आ गए लपक के। हम सोच रहे थे कि ये जनाब मई के महीने में आएंगे, पता ही नहीं भाई साहब, एकदम कल टपक गए आकर के। और आकर के हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनसे बातचीत कर ली। यार ये तो भी कल परसों हमने न्यूज़ में सुना था कि ये भाई साहब तो जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर थे, ओआईसी की बैठक में थे। बिल्कुल सही सुना था, हमने तो बताया भी था। ये वो वाले व्यक्ति हैं, जैसे होता नहीं है कई बार आपके घर में बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। बिन बुलाए मेहमान आते हैं, आप उनसे पूछते हैं भाई साहब कैसे आना हुआ, तो कहते हैं पड़ोस तक आए थे, सोचा कि आपके घर भी मिल चलें, हालचाल पूछ चलें। ये वो भाई साहब हैं जो पूरी तरह से अतिथि बन के हमारे पास में आ गए। हम तो तैयारी में ही नहीं थे, हम तो मान रहे थे कि आएंगे आएंगे, आ गए जनाब, इंडिया आ गए। कहाँ से आए? पाकिस्तान तक तो आए थे, बच्चे के पास आए थे मिलने के लिए, सोचा पापा से भी मिल चलें। तो भाई साहब ये हमारे पास आ चुके हैं और आने के बाद में इन्होंने प्रॉपर तरीके से बातचीत करना भी शुरू किया। भारत के विदेश मंत्री के साथ बातचीत करी इन्होंने आकर के, एनएसए अजित डोभाल जी जो हैं उनके साथ बातचीत करी। लेकिन साहब सबने सिंपल सी बात कही कि जनाब देखिए, जब तक बॉर्डर्स पर टेंशन है तब तक हमारी आपसी टेंशन कैसे कम हो सकती है। और दूसरा, आप अपने भाईजान के पास बैठ करके जिस प्रकार से कश्मीर के पक्ष में बात अलाप के आए हैं ना, वो थोड़ा ठीक नहीं जमता है सर, थोड़ा सा संभालिए इस चीज़ को। कारण ये है कि आप वहाँ जा कर के चर्चा करिए आए, कश्मीर के पक्ष में आप थोड़ा सा भाषणबाजी दे आए, आप भावनाओं में बह गए। पाकिस्तान ने बुलाया, उसकी तो आदत ही यही है, उसको तो फुटेज चाहिए अपनी सरकार बचानी, और आप खामखा लपेट लिए। चाइनीज मिनिस्टर जो है वो चाहते तो ये हैं कि भारत के साथ उनका नॉर्मल व्यवहार हो जाए। दिल्ली ने कहा कि जनाब बात ऐसी है कि बॉर्डर पर टेंशन है, जब तक व्यवहार कैसे सिंपल होगा आप बताएं। तो एक प्रकार से इनके आने पर हमने इनको वैसा ही एक तरह से ट्रीटमेंट दिया जैसी कि हमको उम्मीद थी इनके आने पर कुछ करने की। आपको मालूम होना चाहिए, ये मैंने सारे सेशंस आपको करा रखे हैं, कल और परसों मैंने दोनों दिन सेशन कराए हुए हैं, आप देख सकते हैं, वाईफाई स्टडी 2.0 पर पड़े हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि इनके बयानों पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दर्ज की थी। इसी बीच में वांग वी जो है ना, ये अफगानिस्तान की यात्रा भी करी है भाई साहब, और अफगानिस्तान की यात्रा करके तो उन्होंने गजब ही कर दिया। इन्होंने पूरी तरह मोदी स्टाइल में 3 नेवर्स गिनाए और 3 रेस्पेक्ट गिनाए। पाकिस्तान अफगानिस्तान वालों से कहा कि देखिए हम आपकी पूरी रेस्पेक्ट करते हैं, आपकी इंटीग्रिटी की, आपकी इंडिपेंडेंस चॉइसेस की, आपके अपने लोगों की, और हम जो है ना वो 3 गलतियां कभी नहीं करेंगे आपके साथ में। बोले जैसे आपके आंतरिक मसले पर कभी कुछ नहीं बोलेंगे, आपके अपने जो लाभ हैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, और जहां जहां आपका प्रभाव है उन क्षेत्रों में हम कभी नहीं बोलेंगे। यानी कि ये एक ही बार में सबको लपेटते हुए आ रहे हैं। इंडिया आ गए, इंडिया आकर के इन्होंने बाकायदा दिल्ली में लैंडिंग वैंडिंग कर ली, जयशंकर साहब से मुलाकात हो गई। जयशंकर साहब से मिलकर के इन्होंने प्रॉपर तरीके से कहा कि देखिए अपने जो बायलैटरल रिलेशन है, द्विपक्षीय संबंध है, वो थोड़े से गड़बड़ाए हुए चल रहे हैं। कारण कि सबको पता है कि क्या हो रखा है, क्योंकि चाइनीज़ फोर्सेज जो हैं वो बॉर्डर एरियाज़ में इंटरफेयर करके अंदर तक घुसाती हैं, फिर हम उनको वापस दौड़ाते हैं। आपस में दोनों के बीच में 10 से 15 बार की बातचीत हो चुकी है। 15 बार भारत और चीन की सेनाएं आपस में बैठ करके तब से ही लद्दाख के अंदर जो पेंगोंग सो लेक वाला जो इशू था उसको लेकर के बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी रिजॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एस जयशंकर साहब ने कहा कि हमें मालूम है कि आपने जो बातें वहाँ पे की थी उन बातों को हम सुन चुके हैं कि आप किस प्रकार से उनके राग में राग अलाप रहे थे। तो हमारे रिलेशनशिप जब तक नॉर्मल नहीं होंगे, जब तक कि बॉर्डर पर स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती, ऐसा एस जयशंकर साहब ने कहा। बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों को दोहराया। एक बार के लिए आप भी सुन लीजिए कि क्या था। The situation in the border areas. Regarding the Siddhant, your question on terrorism from Pakistan, it did come up in terms of my sharing with him what is an Indian view of the concerns that we have in respect of Pakistan, and of course what were some of the positions taken during the OIC meeting. On the Afghanistan meeting which the Chinese are convening, which I believe, no, they did not, they have not invited us. हम कंटेंट पढ़ाने लग रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सर आप हमारा नाम नहीं लेते हैं। अदिति का नाम ले लिया है, एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर प्रयागराज आइए। बिल्कुल साहब, आप सबकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी करेंगे, सब जगह की यात्राएं फिर से शुरू होंगी, लेकिन जब तक पढ़ाई हम यहाँ से बैठ के कर रहे हैं करते रहिए आप लोग भी, है ना। पढ़ते समय बीच में काहे को तफरी ले रहे होते हैं। हाँ जी, तो अब सवाल पूछा गया इनसे कि साहब जयशंकर साहब से कि साहब एक बात बताइए, चीन वालों को जो भारत का क्वाड है ना वो थोड़ा सा पसंद नहीं आता है, क्या वो कुछ बोले क्या क्वाड के बारे में? बोले क्यों? बोले क्वाड के बारे में शी जिनपिंग कहते रहते हैं कि ये एक्सटेंडेड नाटो है,
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह अमेरिका के समर्थन में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर के क्वाड का निर्माण किया है। कुछ बोले क्या वो इस बार कि क्वाड के लोग ऐसे और क्वाड के लोग वैसे? कुछ बातचीत हुई क्या? कोई बातचीत नहीं हुई। भारत ने कहा कि कोई डिस्कशन हमारा क्वाड को लेकर के नहीं हुआ है। हालांकि ये लोग जो है वो क्वाड को अपने आप में एक अपनी चुनौती मानते हैं और उनका कहना है कि क्वाड जो है ना उसका एक तरह से उपयोग नाटो के रूप में अमेरिका करना चाहता है, लेकिन भारत ने भी स्पष्ट रूप से क्लियर कर रखा है हालांकि, और किसी भी प्रकार के इस विषय के ऊपर कोई भी बातचीत नहीं हुई। लेकिन आप पूछेंगे कि क्या सर यूक्रेन विषय के ऊपर कोई बातचीत हुई क्या? बिल्कुल हुई, लेकिन वो बातचीत अपन को बताई नहीं गई है कि बातचीत क्या हुई है। यूक्रेन के मसले पर ये दोनों लोग बातचीत किए हैं। अब क्या बातचीत किए हैं? हो सकता है कि दोनों ने एक प्रकार से बातचीत की हो कि देखा पुतिन के बारे में अपन सही थे, अपन पुतिन का समर्थन कर रहे हैं तो सही चल रहा है मामला एकदम, है ना, अमेरिका नाटो वाटो कुछ नहीं आएगा उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो एक प्रकार से इन लोगों के बीच में प्रॉपर तरीके की बातचीत हुई। भारत के जो विदेश मंत्री हैं वांग वी, उन्होंने NSA अजित डोभाल के चीन के जो विदेश मंत्री वांग वी हैं उन्होंने बाकायदा भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजित डोभाल, उनसे भी मुलाकात की और बाकायदा डोभाल साहब ने चीन के विदेश मंत्री को कहते हैं कि एकदम खरी खोटी स्टाइल में सुना दिया कि सर देखिए मुद्दा सिंपल है कि जब तक हमारे मुद्दे नहीं सुलझेंगे, मतलब एक प्रकार से समझिए कि हमारे बॉर्डर क्राइसिस नहीं सुलझेंगे, तब तक फिर हम कैसे आपके पास आ जाएं, है ना। तो मतलब एक तरह से ऐसी बात है कि एक तरह से दोनों देशों ने अपनी अपनी बातें प्रॉपर तरीके से रखी हैं। वांग भी पूरी तरह से जब घूमने आए थे तो सार्क से मिल चले, लेकिन भारत ने अपनी बातें इनके पास प्रॉपर तरीके से रख दी हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने 3 सूत्रीय एजेंडा भारत के समर्थन में सुझाया और उन्होंने कहा कि देखिए भविष्य में हम लोग मिलकर के द्विपक्षीय संबंधों पर ज़्यादा जोर देंगे, और ये तो भारत हमेशा कहता आया है कि हम तीसरे किसी भी व्यक्ति को मध्यस्थ नहीं बनाते हैं। दूसरी जो बात की गई उनके द्वारा वो ये था कि देश शुड सी ईच अदर्स डेवलपमेंट विद विन विन मेंटेलिटी। हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर के इस प्रकार से काम करना चाहिए कि आप आगे बढ़ें तो हम खुश हों और हम आगे बढ़ें तो आप खुश हों। जैसे आप में से कई बार आपने देखा होगा कि चीन के द्वारा जैसे चांग ई मिशन छोड़ा गया या फिर मार्स पर कोई मिशन छोड़ा गया, कोई सा भी मिशन जब छोड़ा जाता है तो अपन के यहाँ पर एक कन्वेंशन है, आपने नोटिस किया हो कि हम चाइना के द्वारा किए गए किसी भी आविष्कार का बुराई नहीं करते हैं ना। बुराई से मतलब हम ये मानते हैं कि चाइना ने अच्छा काम किया है कि वो इस प्रकार से अंतरिक्ष में जाने की यात्रा कर रहा है, और हमारी क्लास ने तो बहुत बार इस काम को बहुत अच्छे से किया है। बहुत सकारात्मक रूप से हमने प्रतियोगिता जो है वो चीन से ली है। तो वांग वी ने भी यही बोला कि देखिए बात ये है कि सिंपल सी बात है कि दोनों देश जब तरक्की करें तो दोनों एक दूसरे को सकारात्मक मेंटेलिटी के साथ देखें। और तीसरी चीज़ जो इन्होंने बोली वो ये है कि बोथ कंट्रीज शुड टेक पार्ट इन मल्टीलेटरल प्रोसेस विद ए कोऑपरेटिव पोस्चर। यानी कि अगर हम कहीं पर भी ऐसी स्थिति में हो जहाँ पर बहुत से लोगों के साथ में बैठ कर के बातचीत करनी हो तो हम एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हुए वहाँ पर अपनी बात रखें। जैसे मान लो कि ना एक मैं मैसेज पढ़ रहा था और वो मतलब बहुत ही सकारात्मक है कि आज भारत के चारों तरफ जितने भी देश जुड़े हुए हैं उन सबके अंदर भारत का कुछ ना कुछ इंटरफेयर जरूर है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो। इन सभी मुद्दों को जब तक हम दिमाग में नहीं रखेंगे तब तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम अपनी बात को भी सही से नहीं रख पाएंगे, क्योंकि क्षेत्रीयता जो है ना वो भारत के लिए बहुत बड़ा पैमाना हो चुका है, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीन ने भी यही बात बोली कि जब हम किसी भी मल्टीलेटरल प्रोसेस के अंदर भाग लें तो एक दूसरे के सहयोग के साथ हम वहाँ बात करें। जैसे अभी आपने देखा होगा UN के केस में हुआ है ना, तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वो आए मीडिया के सामने बाकायदा उन्होंने मतलब बाय बाय किया है। लेकिन इस बीच में हुआ ये कि इनका विरोध भी काफ़ी किया गया है। इनका विरोध किसने किया? इनका विरोध जो है वो मतलब लोग जो बाहर से आए हुए थे उन्होंने इनका विरोध किया। भारत और चीन के ट्रेड के अंदर अगर हम बात करें तो भारत का चीन का इन दिनों जो व्यापार है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया है। इसके बारे में हमने प्रॉपर तरीके से सेशन भी किया है और मतलब ये काफ़ी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप इधर देख सकते हैं कि तिब्बत के जो लोग हैं वो वांग वी की भारत यात्रा का विरोध कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि उन लोगों को बाकायदा बस में बिठा करके, अब ये तिब्बत के लोग वो लोग हैं जो कि चीन का एक तरह से प्रतिरोध करने के लिए भारत में उपस्थित हो जाते हैं। और मैं कुछ हद तक ये देखता हूँ कि भारत ने जब से तिब्बत को अपने यहाँ पर शरण दी, बेसिकली तिब्बती लोगों को अपने यहाँ पर शरण दी, तब से भारत और चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए। कहते हैं कि जब दलाई लामा तिब्बत के अंदर वो मतलब वो किए जा रहे थे कि हाँ भाई भविष्य के जो वो होंगे तिब्बती लोगों के धर्मगुरु वो दलाई लामा होंगे, तो चीन ने उनकी नियुक्ति को लेकर के अपना इंटरनल वो किया था इंटरफेयर।
ऐसी स्थिति में वहाँ के तिब्बती लोगों ने चीन के द्वारा किए गए इंटरफेयर को दरकिनार कर दिया। तो चीन ने उनके ऊपर जबरन तरीके से अपनी फोर्सेस भेज करके अपना आदमी धर्मगुरु बना दिया तिब्बत के अंदर। और जो वर्तमान के दलाई लामा हैं वो वहाँ से निकल लिए और वो आ गए इंडिया। और जब से वो इंडिया आए हुए हैं तब से आप ये समझिए कि उनका प्रोटेक्शन करने के चक्कर में चीन हमें इस तरह से लेता है कि भारत ने चीन के आंतरिक मसलों के अंदर इंटरफेयर किया, और उसी वजह से हमारे इसको उसने जब इंटरफेयर कंसीडर किया तो जो 1962 का जो वॉर हुआ उसके पीछे बहुत बड़ा वजह यही माना जाता है कि उस समय तक चीन और भारत जो थे वो हिंदी चीनी भाई भाई की परंपरा से चलते थे। लेकिन दलाई लामा को भारत ने जैसे ही अपने यहाँ पर शरण दी उसके बाद में चीन और भारत के रिश्ते एक दूसरे के प्रति थोड़े खराब हो गए। आज व्यापार तो है लेकिन एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। विश्वास से मतलब हम एनी टाइम कोई सामान मंगा तो लेते हैं। आज मैं जिस कैमरे के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ शायद वो चाइना में बना होगा, जिस मोबाइल में देख के बना रहा हूँ एप्पल की असेंबली भी जो है आपकी वो इस समय चाइना के अंदर ही हो रही है। कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें वो हैं कि आपको कॉपरेशन यूनिलेटरल लेकर के चलना है, सबके साथ मिलकर के काम करें, ठीक है। इसके बाद में जनाब ये है कि मतलब यहाँ से निकल करके जो है वो नेपाल चले जाएंगे, यानी कि वो पूरी तरह से वो आए ना, एक बार आए तो गली के सभी देश सभी लोगों से मिलकर चले गए, कुछ उस प्रकार से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इमरान खान ने कहा कि वो भारत के साथ बातचीत करने को तैयार है अगर 370 को वापस लगा दिया जाए। यानी कि एक चीज़ तो सेट है बॉस कि इमरान खान को भी पता है कि धारा 370 ही था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान के अंदर एक इज्जत थी। भारत ने 370 क्या हटाया, इमरान खान कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान इज़ रेडी टू टॉक विद इंडिया। तो भाई हम तो तुमसे बातचीत करना ही नहीं चाहते, तुम कौन सी बातचीत करना चाहते हो। कहते हैं कि यदि आपने 370 वापस से रीस्टोर कर दिया तो हम बातचीत को तैयार हो जाएंगे। फॉर नाउ बाजवा इज प्लानिंग टू रीस्टोर इमरान खान स्टेटस बैक इन नियाजी इन अपोजिशन। मतलब ये है कि साहब एक तरह से ना इमरान खान की सत्ता इस समय संकट में चल रही है। ऐसी स्थिति के अंदर इमरान खान कोई ना कोई तरीके से कश्मीर के बातें बोल बोल करके अपने देश में खुद के प्रति समर्थन जुटा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इमरान खान ने एक तरह से समझिए ब्लैंक लाइन डाल दी, क्या कि हम भारत से बातचीत को तैयार हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि कश्मीरियों के दिमाग में ये लगे कि भाई हमारा तो एक ही हमदर्द है, उसका नाम है इमरान खान, ठीक है ना। हालांकि उसकी बचकानी हरकत है और ये सब तरफ के लोगों को अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है ना। तो भाई ये थी वांग ये की यात्रा और इसके साथ साथ जुड़े हुए पहलू जो मैंने आप लोगों को बताए। अब चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे एसएससी के विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें कि हमारी जो प्राइसेस है ना वो बढ़ने जा रही हैं। यदि आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ करके कोर्स ले सकते हैं और एसएससी कैटेगरी के अंदर बढ़ रहे प्राइसेस से बच सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तमाम क्लासेस आपको एक ही सब्सक्रिप्शंस में प्राप्त हो सकती हैं। आइकॉनिक जो प्राइसेस हैं यानी कि आइकॉनिक कोर्सेज जिसमें हम मेंटरशिप देते हैं उसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप यूपीएससी के सब्सक्रिप्शंस लोन फैसिलिटी के साथ भी यूज़ में ले सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10 जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।